बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं ST TV। पाकिस्तान में केमिकल जो हैं जो ऑब्सलीट हो चुके हैं स्टोरेज में पड़े हुए, इसमें बड़ा हिस्सा जो है वो पेस्टिसाइड का भी है और जो कि जहर होता है, कीड़े मार दवाइयाँ वगैरह वगैरह पेस्टिसाइड का। अब इसमें से ज़ाहिर है जहाँ ज़राअत होती है वहीं होता है, और सिंध की और पंजाब की ज़राअत वाले इलाकों में सैलाब आए, इसमें से कितना बह गया है और उसके क्या नताइज होंगे, हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होंगे, एक तो हम इस पे बात करेंगे। दूसरी हम बात आज इस पे करेंगे कि बिग पिक्चर क्या है इसकी, केमिकल, ये जो क्लाइमेट चेंज है वगैरह वगैरह। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर इमरान खालिद, जो कि एक सीनियर इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं और करंटली WWF के साथ एज ए डायरेक्टर काम कर रहे हैं। इमरान खालिद साहब, वेरी वार्म वेलकम। जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब ये बताएं, अभी जो मैंने बात की इसके बारे में कोई इनिशियल कोई प्रेमिस दें थोड़ा सा, कि ये केमिकल का और पेस्टिसाइड का क्या मसला है? देखिए, पेस्टिसाइड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने एग्रीकल्चरल लैंड। इस पे तकरीबन जो साइट्स में ना 200 से ऊपर साइट्स हैं पाकिस्तान में जहाँ पे ये पाए जाते हैं। ये कोई अनरेगुलेटेड किस्म के स्टॉक पाइल्स भी हो सकते हैं, किसी जगह पे प्रॉपर तरीके से भी पड़े हों, लेकिन दे आर ऑल ओवर द कंट्री, उनको डिस्पोज ऑफ नहीं किया हुआ। जब हम डिस्पोज ऑफ नहीं करते और अगर सैलाब की सूरत आती है तो ये उसमें उनका बह जाने का डर है, और जब वो बह जाते हैं पानी के साथ मिक्स होंगे, और जब पानी के साथ मिक्स होंगे सैलाब के पानी के साथ, और लोग भी वहीं पे मौजूद हैं, तो उनकी सेहत पे इनका एक बहुत ही मुज़र किस्म का असर पड़ेगा। जाहिर उनकी है। ब्रीदिंग के ऊपर, उनकी स्किन के ऊपर, और लॉन्ग टर्म इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा है। अगर हम इनको, अगर सैलाब से पहले की बात कर रहे हो तो देन देयर आर रिस्क, फायर का रिस्क होता है। अगर वो स्पिल हो जाए तो वो हमारे ग्राउंड वाटर को नहीं, कंटामिनेट लेकिन कर। अभी जो है वो तो सैलाब का जो पानी है, ये हम बड़ा, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका फायदा होगा, एक्वाफर जो है वो बड़ा रिचार्ज हो जाएगा, तो ये तो हमारे एक्वाफर में चला जाएगा। और दूसरा ये है कि एक्वाफर में से फिर वही हम हैंडपंप से पानी निकाल के पीते हैं, तो ये तो हमारे पोर्टेबल वाटर में चला जाएगा, इसका नुकसान। इसके लिए आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को अभी ये रिलीफ और रेस्क्यू तो हो जाएगा, लेकिन जब रिकंस्ट्रक्शन और रीहैब होना शुरू होगा तो उस वक्त इसको भी बीच में डालना चाहिए एज ए कंपोनेंट। जी, बिल्कुल। देखिए, हम लोग रेज़िलियंस की बात होती है, आपको आजकल रेज़िलियंस का एक टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा आ रही लफ्ज, है कि बज़वर्ड ये है। एग्ज़ैक्टली इट्स अ बज़वर्ड, कि जब भी कोई एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो तो हम उससे इस तरीके से निपटें कि अगली दफ़ा कोई दोबारा रिपीट हो तो वी आर रेज़िलिएंट, यानी कि हम उससे डील कर सकें विदाउट सीइंग सच लॉस एंड डैमेज। अब उसमें यही होगा कि हमें तो सोचना पड़ेगा कि हमने अब तक अपने माहौल को किस तरीके से मैनेज किया। अनफॉर्चुनेटली जो रिस्पॉन्स हमारा फ्लड रिस्क मैनेजमेंट का है या डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का है, वो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का भी है। यानी कि हमारे पास बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन हम उस पर इस तरीके से अमल दरामद नहीं कर पाए। अब हमें पता है कि पेस्टिसाइड्स जो है एक तरह से हैजर्डस कंपाउंड है, ये जब एक्सपायर्ड हो जाते हैं खैर, तो सही तरीके से मैनेज करना है, लेकिन हम नहीं कर पाए। इसके साथ साथ आप देख लें कि और भी किसी किस्म का हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट होगा जिसके बारे में शायद हमें पता ना हो, वो भी है। तो वो आपके पेट्रोल पंप्स के जो टैंक्स होते हैं, वो होता है, और भी कई किस्म के केमिकल्स होते हैं, किस किस जगह पे मौजूद हैं, क्या हमारी अथॉरिटीज को पता है। दिस विल हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट, उसको हमें मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से हम रिस्क बढ़ा रहे हैं अपनी कम्युनिटीज की, जब हम उनको उस जगह पे रखते हैं जहाँ पे हमारी कम्युनिटीज। लॉन्ग टर्म, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये बताएं कि आप इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, काम भी कर रहे हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे जाहिर है इन कंसिडरेशन डे इन एंड डे आउट ये चीजें आती हैं। ये जो कुछ कह रहे हैं कि ये क्लाइमेट चेंज था, कुछ कह रहे हैं कि गवर्नेंस का फेलियर हो गया, कुछ कह रहे हैं मिटिगेशन नहीं थी की, जो प्रोटेक्शन फ्लड का था वो नहीं किया, कुछ कहते हैं कि चैनल्स के जो पाथवेज हैं, रन ऑफ द रिवर वगैरह, उसमें कंस्ट्रक्शन, बहुत सी बातें हो रही हैं। तो व्हाट इज द बिग पिक्चर? देखिए, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ लोग कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज है, कुछ लोग कह रहे हैं गवर्नेंस है। गवर्नेंस की जब बात करते हैं उनका मतलब है कि हम क्या इसको मैनेज कर सकते हैं। देखिए, लेट मी स्टार्ट विद दिस पॉइंट। क्लाइमेट चेंज इज अ गवर्नेंस इशू। अच्छा। जस्ट थिंक अबाउट इट। Climate change, it's not a scientific phenomena as we are seeing it now.
इट इज अ गवर्नेंस इशू, और ये बट ये पिछले ग्लोबल 30 साल से गवर्नेंस इशू, और उसके मैं आपको रीजन बताता हूँ। इट्स अ गवर्नेंस इशू क्योंकि एक दफा जब आपके पास साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आपके फॉसिल फ्यूल्स ग्रीन हाउस गैसेस में एडिशन कर रहे हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेस जो है ग्लोबल वार्मिंग में रिजल्ट कर रही हैं, एंड देन उससे क्लाइमेट क्राइसिस आने वाला है। और अगर आपकी डिसीजन एज डिसीजन मेकर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, यूजुअली इन द ग्लोबल नॉर्थ, आपकी डिसीजन ये है कि नहीं, हम बिजनेस एज यूजुअल पे चलते रहेंगे, तो देन इट हैज बिकम अ गवर्नेंस डिसीजन। एक दफा इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, द इशू इज ऑन द एजेंडा, and then depending on how you go, it's a governance decision either way. अब ये गवर्नेंस डिसीजन इसलिए भी है कि हमने एज अ ह्यूमन सोसाइटी डिसाइड किया कि नहीं ठीक है, ये क्लाइमेट चेंज आएगा, लेकिन ये आज से 100 साल बाद आएगा, और हमें फॉसिल फ्यूल्स पे रिलायंस करनी चाहिए। कोई इसमें कोई चीज नहीं है, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, अमेरिका का मॉडल है, यूरोप का मॉडल है, हम लोग करते हैं। इंडिया भी अब ये इसी तरह कर रहा है, चाइना इस वक्त उसकी एमिशन अमेरिका से ज्यादा है। तो इट्स अ गवर्नेंस इशू नंबर 1। सेकंड पार्ट जो इस गवर्नेंस इशू का, वो ये है कि अब सैलाब पाकिस्तान में आना कोई नई बात नहीं है, चंबे की बात नहीं। इट इज they've been around floods for a long time, लेकिन अब ये रहा है कि क्लाइमेट चेंज इन फ्लड्स को एग्जैसरबेट कर रहा है, और इस तरीके से एग्जैसरबेट कर रहा है कि हमारी जो रेजिलियंस है वो कम हो रही है। हम फ्लड्स को किस तरीके से मैनेज करते हैं? हमने हमने बराज बनाया, हमने डैम बनाया, हमने कहा कि यहाँ पे हम बंद क्रिएट कर देंगे, ठीक है, उससे पानी हमारे शहर में नहीं जाएगा, हमारी एग्रीकल्चर में नहीं जाएगा। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से आ रहा है, वो जो मैकेनिज्म्स थे इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर बेस्ड, वो उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस दफा जो फ्लड्स आए उसके अंदर एक मेजर और सिग्निफिकेंट पोर्शन मॉनसून चेंज का था, यानी कि वो इलाके जहां पर बारिशें उस तरीके से नहीं होती थी, बारिशें आपकी मॉनसून की ऊपर नॉर्दर्न पाकिस्तान में ज्यादा होती है, सिंध बलोचिस्तान में तो बहुत कम, बलोचिस्तान में तो बहुत ज्यादा कम। पिछले कई सालों से ड्राउट चल रहा था बलोचिस्तान में, एंड टू हैव रिपीटेड रेन इवेंट्स देयर, it is pointing to something different, it is pointing to a new climate reality. अच्छा, लेकिन स्ट्रक्चर्स की आपने बात की, इसका मतलब है कि ग्लोबल इशू है, बट इट्स अ ग्लोबल इशू, ग्लोबल कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पाकिस्तान की तो एमिशन 1% अभी भी नहीं है, कुछ कर ही नहीं रहे हम, तो ग्लोबल इशू है इसका गवर्नेंस का। तो जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी, उनसे जाके हमें डैमेजेस क्लेम करने चाहिए कि जी आपने नुकसान किया है, अपनी डेवलपमेंट आपने कर ली है हमारे खर्चे पे, हमारा बेड़ा गर्क हो गया, हमारी क्लाइमेट है, सफर हम कर रहे हैं, तो यू मस्ट पे बैक। इस पे अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, इस पे जब पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आई तो उस पे बात हुई कि हमें लॉस एंड डैमेज पे आगे बात करनी है, लेकिन लॉस एंड डैमेज को जब भी डेवलपिंग कंट्रीज जो सालाना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, इस दफा 27वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने जा रही है मिस्र में, शर्म शेख में होगी ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जब मैं कहता हूँ ना कि क्लाइमेट चेंज एक गवर्नेंस इशू है, तो यही है कि भाई 27वीं हमें क्लाइमेट नेगोशिएशन की क्या जरूरत है, जब हमें पता लग गया था 1990 की शुरू में कि क्लाइमेट चेंज हैव सच ए डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन अस, तो हम लोग क्या नेगोशिएट कर रहे हैं? मतलब वो तो यही है ना कि आपके घर में आग लगी हुई है और आप लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यार किसका कमरा पहले बचाना है, आग किसने लगाई है, अब क्या करना है, और आपके घर में जो अफराद हैं वो बेचारे वहीं पे बैठे हुए हैं, आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। सो दिस इज व्हाट इट इज, वेरी एक तरह से उस तरह एक अच्छा एग्जांपल नहीं है, लेकिन दिस इज व्हाट आई फील। अब जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, डेवलपिंग कंट्रीज वहां जाके कहते हैं कि देखें, आप अडेप्टेशन की बात कर लें, आप मिटिगेशन की बात कर लें, वो तो ठीक है हम लोग करेंगे, अडेप्ट ही करेंगे, लेकिन कई चीजें होती हैं उससे अडेप्ट नहीं कर पाते। इट इज जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज आएगा, सी लेवल राइज होगा, या सैलाब का उस तरीके से आना जिस तरह के सिंध में आया, वहां पे किस तरह लोग अडेप्ट करेंगे? और वो जिस अगर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का होना, हीट वेव्स का आना, कुछ लोग अडेप्ट कर लेंगे, जिनके पास नहीं, ज्यादातर लोग नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए आप हमें
एक तरह से उन लॉस एंड डैमेजेस को एड्रेस करें, हमें फाइनेंशियल हेल्प दें ताकि हम इसको अपनी कम्युनिटीज में ले जाकर अपने लोगों को फायदा कर सकें। इस दफा इस पे ग्लोबल नॉर्थ ने एक तरह से बिल्कुल रेड लाइन क्रिएट कर दी। उन्होंने कहा इस पे हमने बात करनी ही नहीं है, वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमसे इशू ये किन नहीं से कि हमसे क्या हमारा मतलब? मौकफ गलत है, कोई ग्रुप बना हमारा हुआ है मौकफ वहां गलत पे? नहीं है। कोई ग्रुप बना हुआ है वहां पे कॉप में? क्या किससे हमसे क्या मतलब? पाकिस्तान से बात नहीं, किससे बात नहीं करने को तैयार? पाकिस्तान से इसमें है, आप देख ले जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इस दफा पाकिस्तान देखिए, चेयर की कर रहा है। इट इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ 77 प्लस चाइना। हाँ, तो वो बात दिस करेंगे। इज अच्छा ये जी। बताएं कि ये तो बात हो गई। अब बैक ऑन द ग्राउंड, पाकिस्तान में ये तो खैर होता रहेगा ग्लोबल में, पाकिस्तान में मुझे कोई बता रहा था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि बलोचिस्तान का पानी इस दफा कीर्थर रेंज को क्रॉस करके, विच इज माउंटेन, सिंध में आ गया, जिसकी वजह से ज्यादा तबाही हुई है। अगर वो, क्योंकि बलोचिस्तान में बारिशें बहुत हुई, अगर वहां पे एक डैम बना होता कीर्थर, जो कि प्रपोज है, वही पानी रोक लेता उसके अंदर और इरिगेशन हो सकती उसके बाद में। इसी तरह बजाय ग्लेशियर के इस दफा प्रेसिपिटेशन हुई है, ज्यादा रेन प्रेसिपिटेशन हुई है। और ग्लेशियर तो है, इसलिए जो बिल्कुल लोअर लेवल पे आके बनने वाले डैम है, देखें मसलन काला बाग वगैरह जो है, जो आगे डैम बनने वाले हैं, अभी तक तो वो डैमिंग द डैम वाली बात हो रही थी, तो अब तो ये इनएविटेबल होता जा रहा है कि डैम ना सिर्फ इरिगेशन करेगा, बल्कि आपके, क्योंकि देखें अगर 10 बिलियन या 20 बिलियन का लॉस हो गया, तो डैम के बनाने से कितना लॉस हो जाएगा एनवायरनमेंट को, कोई कंपैरिजन ही नहीं रह गया वना तो इस वक्त एनवायरनमेंट को। ये तो पास्ट की एनवायरमेंटल स्टडीज थी जिन्होंने डैम को डैम किया हुआ था, दे वर डैमिंग द डैम। तो डू यू थिंक कि लोकल लेवल पे पॉलिटिकल नेगोशिएशन और बड़ी पॉलिसीज, मैं ये नहीं कह रहा मेरे कहने पे कर दें, बट स्टडीज के बेस के ऊपर करके दोबारा हमें रिविजिट करनी चाहिए और गवर्नेंस को बेहतर बनाना चाहिए? देखिए, आप उस एरिया की बात करें जहां पर डैम की जरूरत है, आपको उस पर बात हो सकती है, लेकिन डैम बनाना एक आसान बात नहीं है। एक डैम, लार्ज डैम की अगर आप बात करें, तो अगर उसकी इनिशियल कॉस्ट आपने प्रपोज किया कि ये $10 बिलियन का बनेगा, बाय द टाइम इट इज कंप्लीटेड आप $25 बिलियन कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, सो नंबर लेकिन वन, आप, आप उसकी कॉस्ट ले लें। अब आप उसकी कॉस्ट ले लें। सेकेंडली, आप उसको देख लें कि आप देख लें कि तरबेला और मंगला के अंदर किस तरीके से सेडिमेंटेशन बढ़ी। अब उसके अंदर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं कि नाउ यू रेजिंग तरबेला, यू रेजिंग मंगला नहीं, बिकॉज लेकिन आपका वो लेकिन ड्रिल करना है। इमरान साहब एक चीज और देखें आप, तरबेला डैम जब कमीशन होके पूल पे आया ना जिस साल, जनरल जिया की शायद हुकूमत थी या मेरे ख्याल में दैट ईयर, तो इट स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग इमीडिएटली 2% टू द जीडीपी। एक डैम सिर्फ तरबेला, हर साल 2% ऑफ द जीडीपी वाज तरबेला अलोन। अगर 300 अरब डॉलर की हमारा जीडीपी है पाकिस्तान का, जैसे कि अभी आईएमएफ के साथ आर्टिकल 4 कंसल्टेशन में था, तो 2% का मतलब बनता है $6 बिलियन। हर साल $6 बिलियन की इनकम है, यानी 3 साल में उसकी इनकम, सारा जो एक्सपेंडिचर है वो जीरो। अगले 1 साल में उस पे आगे लाइफ टाइम उसको मेंटेनेंस की कॉस्ट 3 साल में, और उसके बाद कम से कम 25 साल वो 2% देता रहेगा, जो कि पूरे जीडीपी का साइज है। उसके बाद जाके ये रेज करने, पता नहीं क्यों ये फिगर्स निकाल के हम अपने आप को मिसगाइड करते हैं। ये व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू यू थिंक देयर इज अ लॉबी जो ये बनने नहीं देती? नहीं नहीं, डैम्स का डिबेट देखिए जी, इस वक्त वो पोलिटिसाइज हो गया हुआ है, लेकिन हम अगर साइंटिफिक बेसिस पे बात करें तो दुनिया भर में डैम से लोग हट रहे हैं। आप नहीं, लोग डैम नेचर तो साइट्स ही नहीं रही, देखिए, अमेरिका और यूरोप में तो साइट्स नहीं खत्म आ हो रहे। गई। आप मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे कि वेटलैंड्स के ऊपर बात करें? पाकिस्तान में कितने वेटलैंड्स भी, वेटलैंड, वेटलैंड्स में तो रोकनी चाहिए, आप क्यों वेटलैंड्स बड़े बात कर जरूरी रहे है। हैं कि हम लोग ग्राउंड वाटर रिचार्ज करें? ठीक है, करें, डॉक्टर क्यों हसन ना पास करें? हैं, वो कहते हैं जी ग्राउंड वाटर आपके आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी है, आप ग्राउंड वाटर के ऊपर बात करें, आप ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें। तो देखिए, ग्राउंड वाटर पे भी करें, लेकिन मैं आप इसलिए कर रहा हूँ कि ये फ्लड्स की बात है, ग्राउंड वाटर फ्लड तो नहीं ना रोकता। देखिए सैलाब आपके हमारे नेबर्स में देख लें आपने, इंडिया के पास डैम्स हैं तो वहां पे भी फ्लड्स आते हैं, डैम्स के होते हैं फ्लड बहुत आते हैं। कम, बहुत कम। और पानी आपके पास इतना ज्यादा होता है, आपके पास डैम्स कुछ जगह पे रोक पाएगा, कुछ जगह पे नहीं रोक पाएगा आपका। देखिए, अगर डैम अगर डैम 100 एंड खैर डैम को एज डिबेट अ है। सिल्वर बुलेट प्रेजेंट किया जाता है। इट इज नॉट अ सिल्वर बुलेट सोल्यूशन, इट नहीं, इज। सिल्वर बुलेट नहीं, लेकिन अगर अभी अभी देखिए ना, 7 मिलियन एकड़ फीट का एक होता, 7 का एक होता, 15 मिलियन एकड़ फीट पानी अगर शेव ऑफ हो जाता तो फ्लड की
प्रोपोर्शन और सारी बिल्कुल और होती। खैर बहरहाल इस पे हम बात करेंगे। इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम। आपसे हम दोबारा भी बात करते रहेंगे, क्योंकि हर वो चीज जिसके बेसिस साइंटिफिक और रिसर्च एविडेंस बेस्ड हो, आई थिंक उसके ऊपर वे फॉरवर्ड अपना जो है मुरतब करना हमेशा फायदा रहता है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अपने कमेंट्स भी दें। अल्लाह हाफ़िज़।